जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 2 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर क्या होगा। तो पिछली वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था वो कुछ इस तरीके से था कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का पूर्णकालीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर होगा अशोक भूषण। इसका उत्तर केवल एक ही व्यक्ति ने यानी कि आसिफ ने दिया है। तो बहुत अच्छा आंसर था अशोक भूषण। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य कॉर्पेट नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया जो कि 37वां संस्करण था कॉर्पेट का। कॉर्पेट युद्धाभ्यास की बात करें तो समुद्री संपर्कों को मजबूत बनाने के लिए दोनों नौसेनाओं ने ये 2002 में इसको शुरू किया था। किस वर्ष शुरू किया था? 2002 में इसे शुरू किया था और ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और समुद्री सीमा रेखा के साथ ये कॉर्पेट अभ्यास का संचालन लगातार 2002 से हर वर्ष में 2 बार किया जाता रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य रीजनल मरीन सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, यानी कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के साथ इसका अगर एक पहलू देखें तो भारत सरकार का एक सागर मिशन है। तो भारत सरकार के सागर मिशन के दृष्टिकोण से ये भारत का एक महत्वपूर्ण नौसेना द्विपक्षीय बहुपक्षीय अभ्यासों के साथ साथ आपदा प्रबंधन को लेकर भी चलाए जाने वाले अभियानों में से एक रहा है कॉर्पेट अभ्यास। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि इंडोनेशिया के साथ भारत के अन्य जो सैन्य अभ्यास हैं वो कौन कौन से। समुद्र शक्ति अभ्यास, ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इसके साथ ही गरुण शक्ति अभ्यास, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन भारत, मालदीव और किस देश के मध्य किया गया? सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या कंबोडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण है ये? 15वां। तो इसमें 3 देशों का संयुक्त अभ्यास है ये। कौन कौन से देश? भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो इस अभ्यास ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के बीच ये शुरू किया गया था। बाद में इसमें श्रीलंका जो है 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ और इस अभ्यास के लिए भारतीय तटरक्षक पोत यानी कि भारतीय तटरक्षक जो जहाज है, शिप है, वज्र और अपूर्वा, इन दोनों को तैनात में किया गया है। अगला और तीसरा प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं और प्रश्नों का उत्तर यदि आप लोगों को मेरे देने से पहले पता है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर आंसर दीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है INS वेला, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा INS वेला। अभी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो स्वदेश निर्मित है उस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो स्वदेश निर्मित है, नाम है वेला, को आप आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में कमीशन या शामिल कर लिया गया है। इस पनडुब्बी का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप यानी कि फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड मुंबई में किया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है, यानी कि फुल्ली गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो कि शिप इत्यादि बनाने, पनडुब्बी बनाने का कार्य करते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है प्रोजेक्ट 75। क्या ना कार्यक्रम है भारतीय नौसेना का? प्रोजेक्ट 75। इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाना है। कितनी? 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का निर्माण किया जाना है, जिसमें से कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद INS वेला इस श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है और इससे पहले कलवरी, खंडेरी और करंज को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इसके साथ ही देखें तो इसके निर्माण के अलग अलग चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है और भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया जाता रहा है। मई 2019 में लॉन्च की गई सबमरीन वेला ने कोविड प्रेरित प्रतिबंधों के बावजूद हथियार और सेंसर
परीक्षणों सहित सभी प्रमुख बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों को पूरा किया और इन सभी परीक्षणों को पूरा करने के बाद अब जो है इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित होती हैं, जिससे स्कॉर्पियन सर्वाधिक परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। इसी कारणवश और ये एंटी सरफेस सिर्फ वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने और क्षेत्र विशिष्ट निगरानी जैसे मिशनों पर कार्य को पूरा करने में ये सक्षम हैं। तो प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल किया जाना है, जिसमें अभी हाल ही में जो शामिल की गई है वो INS बेला है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कोचीन, चेन्नई, पारादीप, कच्छ, प्रायद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कच्छ प्रायद्वीप। तो हाल ही में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, सीमा सुरक्षा बल BSF और गुजरात पुलिस ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की दक्षिण कमान द्वारा किया गया और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि एक वास्तविक समय में अलग अलग प्रकार की जो युद्ध एजेंसियां हैं उनकी तैयारी का परीक्षण करना इसका उद्देश्य रहा। और इस अभ्यास में एकीकृत तरीके से थल, जल और वायु क्षेत्र के किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तैयार करना भी इसमें शामिल था। तो इस अभ्यास को ऐसे समय में आयोजित किया गया जब भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में विकसित हो रही सुरक्षा परिदृश्यों के मद्देनज़र अपनी समुद्री युद्ध क्षमता को बढ़ाया है लगातार। तो इसके साथ ही देखें तो कच्छ जो है, कच्छ प्रायद्वीप किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। और इसके एक तरफ आप देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी है और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी जो काठियावाड़ में है, और ये काठियावाड़ पेनिनसुला हो जाता है, लेकिन कच्छ की खाड़ी और सर क्रीक के मध्य जो है कच्छ प्रायद्वीप स्थित आता है। गुजरात के बारे में अगर थोड़ा देखें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। इसका निर्माण 1 मई 1960 में हुआ एक राज्य के रूप में बॉम्बे से अलग करके, और एक महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसके साथ ही यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, और लोकसभा सीटों की संख्या जो गुजरात में है वो 26 है, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा वहाँ पर है तो 182 सीटें हैं विधानसभा की। अभी गुजरात की स्थिति आप लोग मानचित्र पर देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोकेशन को देखें तो ये सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का, सबसे पश्चिमी राज्य भारत का जो यहाँ पर आपको लोकेट हो रहा है गुजरात। और इसकी जो सीमा है भारतीय राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। इसके अलावा दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, और ये अरब सागर के साथ सीमा लगाता है। अगर इसके साथ ये भी देखें तो भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो भी गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये जलीय और स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वह पाकिस्तान के साथ ये साझा करता है, और ये जो है कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ ये कच्छ प्रायद्वीप इस पूरे को जाना जाता है रन ऑफ कच्छ के रूप में। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया? नीति आयोग, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर क्या होगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर इसको तैयार किया गया, जो कि अभी NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई थी, जो कि 2015-16 पर आधारित है। तो 2021 के लिए भारत का MPI देखें यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा शुरू किया गया है ये सर्वे। और 2021 के लिए MPI में दिखाया गया कि भारत की 27.9% आबादी
बहुआयामी गरीबी के साथ जी रही है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पॉवर्टी के साथ जी रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अपने आप में एक के साथ कई सारी चीज़ों की कमी को दर्शाता है, और इस सूचकांक में 109 देशों में भारत जो है 62वें स्थान पर रहा है, जो UNDP द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में शहरों में प्रतिदिन, अगर भारत की बात करें तो भारत में गरीबी का क्या एक आकलन किया जाता है कि अगर शहरों में प्रतिदिन कोई व्यक्ति 47 रुपये से कम खर्च कर रहा है वाला है और गांव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह गरीब माना जाता है। ये भारत में गरीबी का एक सीमा निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही देखें तो MPI में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित होता है ये इंडेक्स। वहीं नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। वहीं अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत। इन सभी से प्रश्न लगातार बनते रहे हैं। तो नीति आयोग से संबंधित ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर जाते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। देखिए 26 नवंबर एक तो हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते ही हैं, इसके साथ ही 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यदि आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा, प्रेम्बल को पढ़ा होगा, तो उसमें एक डेट दी गई है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की एक डेट दी हुई है, जिस डेट में भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने की बात कही है, अधिनियमित करने की बात कही है। और संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, लेकिन उसे अधिनियमित एवं अंगीकृत करने का कार्य 26 नवंबर 1949 में किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इस बात को ध्यान रखना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो वर्ष 2014 में 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार यह दिवस बनाने की पहल की थी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मार्गदर्शन से भारत के कई महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि का गठन किया गया था। वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने के दृष्टिकोण रखते हुए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न अगर बने तो ऐसा लगता है कि ये आपदा प्रबंधन को लेकर बात हो सकती है, या फिर किसको लेकर बात हो सकती है? आपके जो बाढ़ इत्यादि आते हैं उसमें राहत कार्य को लेकर आ सकता है ऑपरेशन फ्लड। लेकिन ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इन सब चीज़ों से, आपदा से नहीं होगा। किससे? दुग्ध उत्पादन को लेकर है ऑपरेशन फ्लड, जो 1970 में शुरू किया गया था। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी वर्तमान में देश का अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है, जबकि गुजरात स्थित अमूल देश की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो यह दिवस इस तथ्य को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार डेयरी 1 अरब लोगों को आजीविका का प्रमुख साधन है, और भारत बीते कुछ वर्षों में 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसके साथ ही तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको पता चल जाता है कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? भारत है। और भारत में भी कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो जहाँ एक और वर्ष 1955 में भारत का मक्खन आयात 500 टन था, वहीं 1975 तक दूध और दूध उत्पादों का किसी प्रकार के आयात लगभग शून्य हो गया था। यानी कि 1955 में हम दूध
भारत में जो मक्खन का आयात होता था, यानी कि हम विश्व से मक्खन जो मंगाते थे विश्व के दूसरे अलग अलग देशों से, वो 500 टन तक था। लेकिन 1975 में दूध और उससे बनने वाली जो अन्य मक्खन भी उसी से बनता है, तो वो भी हमने शून्य कर दिया, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा था वो भारत में ही हो रहा था और हमें भारत में आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी और उल्टा हमने भारत से ही निर्यात करना शुरू कर दिया। तो ये श्वेत क्रांति की वजह से ही हुआ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और उनके दृष्टिकोण दूर दृष्टिकोण से ही हुआ। तो क्योंकि इस समय तक भारत क्या हो गया था, दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, शक्ति 2021, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या रूस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रांस। तो द्विवार्षिक भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण 26 नवंबर 2021 को फ्रांस में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ, ये फ्रांस में हुआ है। और शक्ति 2021 में 12 दिनों का गहन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शामिल है और यह अभ्यास का 5वां संस्करण है। शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 2019 राजस्थान में किया गया था और इस संस्करण में दोनों सेनाओं ने अर्ध रेगिस्तानी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अभ्यास किया है। तो ये 2 वर्ष में एक बार होता है, यानी कि द्विवार्षिक अभियान है। जैसे 2019 में हुआ था पिछला, जो कि राजस्थान में हुआ था, अभी 2021 में ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच अन्य अगर रक्षा अभ्यासों की बात करें तो वरुण, जो कि एक नौसेना अभ्यास है, डेजर्ट नाइट 21, ये जो है फ्रांस के साथ होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसी तरीके से गरुण एक वायु सेना अभ्यास है जो फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सावित्री बाई फुले। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि को हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके लाखों अनुयायी मुंबई में स्थित उनके विश्राम स्थल चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन इकट्ठा होते हैं और इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चैत्य भूमि पर अनुयायियों को संबोधित करेंगे, जो कि 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है उस दिन। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपैक्स चंद्रमा के लिए एक संयुक्त मिशन है, जिसमें कौन से 2 देश शामिल हैं, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत जापान या भारत रूस। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत जापान। तो भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के उद्देश्य से चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है और ये मिशन, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपैक्स के रूप में जाना जाएगा, में एक भारतीय चंद्र लैंडर और एक जापानी रोवर शामिल होगा। यानी कि लैंडर कौन सा होगा, भारतीय मूल का होगा और जो इसमें रोवर होगा वो जापानी होगा। और भारत एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने सिडनी डायलॉग में इस मिशन का खुलासा किया था। तो इसी के साथ ही चलता है वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। उससे पहले लूपैक्स की अगर मैं बात करूं तो लूपैक्स को जो एस्टिमेट है डेट लॉन्च करने का, वो 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो लूपैक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत और जापान का एक मिशन है और ये एक रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि जापानीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ इसको किया जा रहा है। और इसका एम क्या है, इसका एम है लूपैक्स एम टू एक्सप्लोर द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून यूजिंग अ लूनर रोवर एंड और अ लैंडर। यानी कि जो मून का चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसको एक्सप्लोर करने, उसका अन्वेषण करने की इसकी योजना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है, NFT, मुद्रास्फीति, वैक्सीन, न्यू वेरिएंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा NFT। तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ष 2021 में अपने शब्द के रूप में NFT नॉन फंगेबल टोकन शब्द को चुना है। कॉलिन्स के अनुसार इस शब्द का उपयोग 11,000% बढ़ा है। ठीक है, डिजिटल टोकन में रुचि बढ़ रही है लोगों की, जिसकी वजह से लाखों डॉलर में ये NFT बिक रहे हैं। और यानी कि जो
बिटकॉइंस हैं या कहा जाता है डिजिटल मुद्राएं हैं वो बिक रही हैं, डिजिटल टोकन्स बिक रहे हैं। तो कॉलिंस ने एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में इसे परिभाषित करता है, जो एक ब्लॉकचेन के पंजीकृत होता है, जिसका उपयोग किसी कलाकृति या फिर संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसे? NFT को, नॉन फंगेबल टोकन। नॉन फंगेबल टोकन का उपयोग जो है, आप किसी फिल्म को, किसी पोस्टर को, किसी पिक्चर को, किसी पेंटिंग को एक रिकॉर्ड के रूप में, स्वामित्व रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करने के लिए NFT नॉन फंगेबल टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और इस वीडियो का अंत में जो पूछे जाने वाला प्रश्न आपके सामने है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, उन्हीं में से बीच में जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसमें से ये प्रश्न उठा हुआ है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई। 18 अप्रैल कॉमन है सभी में, बस ईयर चेंज है, 1951, 1952, 1953 या 1954। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं यदि आपने पिछली वीडियो को, यानी कि 30 नवंबर की वीडियो को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, उसके एक्सप्लेनेशन को समझा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो लोग देखते हैं, कम लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं उनसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें, ताकि आपका जो एक पढ़ने का तरीका है वो आगे की तरफ बढ़े। एक डिपेंडेंसी जो है आप स्वयं पर रखें, दूसरे पर ना रखें, दूसरे से केवल सीखने का प्रयास करें, ये ना कि जिसने जो बता दिया उस पर ही आप बने रहें। तो ये थे हमारे आज का वीडियो और आज के करंट अफेयर्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।